आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। सो व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो न्यूटन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, और इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये लॉ क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses of the particles and is inversely proportional to the square of the distance between them। कहने का मतलब ये है कि दो पार्टिकल्स जिनके बीच में फोर्स लग रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? एक तो उन दोनों पार्टिकल के मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है? सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two particles is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये है हमारा न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हम देखते हैं। तो मान लीजिए दो पार्टिकल्स हैं, एक m1 है, दूसरा पार्टिकल m2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? m1 इंटू n2 के प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और force is inversely proportional to the square of the distance between them। So by adding this we conclude F is proportional to m1 m2 upon r square। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज g। इन दिस केस is g m1 m2 upon r square। Here g is universal gravitation। इस केस में जो g है वो क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं g की वैल्यू की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी मास, दो मासेस जो 1 केजी के हैं, डिस्टेंस रखा गया उनके बीच में 1 मीटर, तो जो वैल्यू आएगी फोर्स की वो किसके बराबर आएगी? जी के बराबर आएगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर आएगी। अब बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ जी की। तो जी की यूनिट क्या है? जी की यूनिट की हम बात करें तो जी की यूनिट होगी हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम में इसकी क्या यूनिट होगी, तो वो होगी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ये हुआ हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो डिस्कवर किया है द एमिनेंट साइंटिस्ट न्यूटन, वो डिस्कवरी उन्होंने कुछ एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने ये डिस्कवरी करी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। उन्होंने देखा कि एक एप्पल फॉल कर रहा है, और एप्पल फॉलिंग की वजह से उन्होंने ये, उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि यार ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट हुआ। एंड दैट इंसिडेंट एंड दैट ऑब्जर्वेशन बाय हिम लीड टू द डिस्कवरी ऑफ दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाद में उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया और दुनिया के सामने एक अच्छा लॉ बन के आया, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर। होता क्या है, जब दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रही है, ऑल्दो दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, बट जो फोर्स लग रही है वो क्या है, एक पेयर के फॉर्म में है। अगर एक बॉडी एक को अट्रैक्ट कर रही है सर्टेन फोर्स, मान लीजिए 10 न्यूटन से, तो दूसरी बॉडी भी उसको अट्रैक्ट कर रही है उसी फोर्स 10 न्यूटन से। ये वो हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर। द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स is a central force. Central force. I'm giving a little bit of stress on this word central. It acts along the line joining the centers of the two interacting bodies. देखिए सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं m1 m2 अर्लियर एज स्टेटेड अबाउ, तो उनके जो सेंटर्स होंगे और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन होंगी, उस लाइन पे ये फोर्स लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एट दैट लाइन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स, बिकॉज सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइनिंग फोर्स पे लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम, इसका मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट अगर रखे हुए हैं, मान लीजिए m1 मास m2 मास, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, इन ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रही है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि इसके बीच में मीडियम क्या है। मान लीजिए कुछ और मीडियम रखा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रखा हुआ है या ग्लास के अंदर रखा हुआ है, तो कुछ भी मीडियम हो, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आएगी वो हमेशा वही आएगी जो नॉर्मल हमारी कंडीशन में है या नॉर्मल एयर में है, वैक्यूम में है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू bodies does not depend upon the presence of other bodies। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो बॉडीज के बीच में लग रहा है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि तीसरी बॉडी बीच में आ रही है। मान लीजिए एक बॉडी है m1, वो सेकेंड बॉडी m2, उनके बीच में डिस्टेंस है d, तो जिनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो किसी भी थर्ड बॉडी के प्रेजेंस की वजह से अनइफेक्टेड रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वही फोर्स लगेगी जो पहले लग रही थी। फिफ्थ पॉइंट, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज में, बड़ी बड़ी बॉडीज में लगता है, तो ये नेग्लिजिबल होता है फॉर स्मॉल मासेस। ठीक है, एंड इफेक्टिव, और इफेक्टिव कहें या फिर एप्रिशिएबल कहें फॉर मासिव बॉडीज। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज्ड फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इवन if the separation is large, it is applicable. Gravitational force is a long range force even if the separation is large, it is applicable. कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दो बॉडीज है और उनको बहुत ह्यूज डिस्टेंस पे हमने रख दिया तब भी ये फोर्स लगा रहेगा, तब भी ये फोर्स का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं मास सन है और अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में बहुत ही ह्यूज डिस्टेंस है,
द ह्यूज डिस्टेंस की हम बात करें तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। अगर हम सन को देखें और अर्थ को देखें तो इनके बीच का डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर है। दैट वॉज अ ह्यूज डिस्टेंस, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। उसके बाद भी ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और काफी अच्छे अमाउंट में लग रही है, काफी अच्छे अमाउंट में लग रही है। इसके बाद हम बात करते हैं किस ऑर्डर में लगती है, कितने डिस्टेंस तक लग जाती है। दैट डिस्टेंस वाज एनीथिंग विच इज वेरी लार्ज, तब भी लगेगी। स्मॉल डिस्टेंस तो लगती ही है, ठीक है। और सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रही है उसका ऑर्डर क्या है, 10 की पावर 22 न्यूटन। दैट वाज अ ह्यूज फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है ये? एक ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स को अगर समझाना है हमें तो कंजर्वेटिव फोर्स को हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो पाथ फॉलो कर रहा है उससे ये इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है। जो वर्क डन होगा उसके द्वारा वो पाथ इंडिपेंडेंट है। दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम बात करते हैं 8 पॉइंट डिस्टेंस is always measured from the center of the bodies। डिस्टेंस कहां से मेजर किया था? हमेशा सेंटर से। और 9th पॉइंट है हमारा द ग्रेविटेशन फोर्स is always attractive in nature। हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में हमने देखा कि उसने क्या लॉ दिया था। उसके बाद न्यूटन इसके ग्रेविटेशन कांस्टेंट को हमने समझा, फिर पढ़ा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर दिस लॉ। मतलब एक्सपेरिमेंटली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये लॉ सही है। तो एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर दिस लॉ, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रोटेट around the sun due to gravitational force between sun and the planet। मतलब सारे प्लैनेट्स किसके अराउंड मूव कर रहे हैं? सन के अराउंड कर रहे हैं। अर्थ को भी इंक्लूडिंग अर्थ इन दैट केस। सो वो जो जितने प्लैनेट जो उसके अराउंड मूव कर रहे हैं किसकी वजह से कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हम बात करते हैं टाइड्स फॉर्मेशन। देखिए टाइड्स एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, टाइड्स फॉर्मेशन। देखिए जिस टाइम पे भी फुल मून आता है, व्हेन द कंडीशन वाज फुल मून, tides huge tides are formed in the sea। The reason behind is that due to the gravitational force between the moon and earth increases, that creates a effect on the tidal phenomena and it leads to the formation of huge tides। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर क्यों है हमारा? द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर अर्थ की ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा? सारा एटमॉस्फेयर बाहर चला जाएगा। सारी जितनी भी गैसेस हैं, एयर है, ऑक्सीजन है, सब निकल के बाहर चले जाएंगे। तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है किसकी वजह से रुका हुआ है? किसने होल्ड कर रखा है सारा? ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट की बात करें तो सैटेलाइट जब हम लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट क्या करती है? अर्थ के अराउंड मूव करती है। तो जो सैटेलाइट मूव कर रही है अर्थ के अराउंड, वो किस वजह से कर रही है? ड्यू टू द gravitational force of earth which makes that satellite in the moving around in an orbit। तो सैटेलाइट एक ऑर्बिट में मूव कर रही है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये इन सबसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड है हर जगह। और दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिकॉज ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर।
थैंक यू।